अंजना थोड़ी देर के लिए बच्चों को जो है। यस मैम कर दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन क्लास में आप सबका स्वागत है। देख रही हूँ मैं कि कुछ बच्चे बीमार हैं, लेकिन बीमारी की हालत में भी लेटे लेटे क्लास में एक्टिव हैं। ये देख करके थोड़ा सा तो अच्छा लग रहा है, पर मैं सबके लिए विश करती हूँ कि आपकी स्पीडी रिकवरी हो, आप फटाफट स्वस्थ हो जाए। इसके लिए सिर्फ रेस्ट करके नहीं होगा, इनिशिएटिव भी लीजिए, दवाइयाँ लीजिए, है ना। और यस मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रेजेंटेशन का दौर है। आज का प्रेजेंटेशन अंजना का है। अंजना, आप रेडी हैं? यस मैम। ठीक है। अंजना आज हंटर कमीशन पे अपनी प्रेजेंटेशन देंगी। अंजना, ओवर टू यू। क्लास इज ऑल योर्स, क्लास इज ऑल योर्स, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन इन द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो एजुकेशन पॉलिसीज आई थी उनके बारे में, और उसी सीरीज में मेरा जो टॉपिक है हंटर कमीशन, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसके विषय में चर्चा करने के साथ हम जानेंगे कि इसकी विषय सूची के बारे में, कि इस हंटर कमीशन में क्या क्या चीज़ें आई थी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हंटर कमीशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हंटर कमीशन क्यों लाया गया और इसकी क्या आवश्यकता हुई, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे हंटर आयोग का संगठन व उसकी अवधि। उसके बाद हंटर आयोग के उद्देश्य क्या थे, कार्य उनके क्या क्या थे, और हंटर आयोग की जो संस्तुतियां थी उन संस्तुतियों में क्या क्या और किन किन विषय पर सुझाव दिए गए थे, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसी संस्तुति के अंतर्गत हम सबसे चर्चा करेंगे प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो संस्तुति थी उसके विषय में। उसके बाद माध्यमिक स्तर के संबंध में क्या सुझाव दिए गए, उच्च शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए गए, और मुस्लिम शिक्षा पर क्या संस्तुतियां प्रस्तुत की गई। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्त्री शिक्षा पे क्या संस्तुति दी गई और समाज के पिछड़े वर्ग की शिक्षा पर क्या सुझाव दिए गए। इसके बाद जो पिछड़े क्षेत्र थे उनके विषय में भी शिक्षा के क्या सुझाव थे, इनको दिया गया। फिर धार्मिक शिक्षा के विषय में क्या सुझाव दिए गए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि हंटर आयोग का जो मूल्यांकन करेंगे कि उसमें क्या गुण थे और उसकी क्या कमियां रह गई। हंटर आयोग की जो संस्तुतियां थी उसमें किन किन विषयों पर चर्चा नहीं की गई या चर्चा की गई लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर हम उसके बाद निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तो इसी विषय में सबसे पहले हम जानेंगे कि जो इस समिति के जो अध्यक्ष थे उनके बारे में। तो इस समिति के अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर। ये 1880 में जब लॉर्ड रिपन नए गवर्नर जनरल बने, तो गवर्नर जनरल बनने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति करनी थी इसके बारे में। और वुड डिस्पैच के बाद ये 28 वर्षों के बाद इस आयोग का गठन किया गया। तो 28 वर्षों का जो लंबा समय था, इस लंबे समय में शिक्षा में क्या क्या परिवर्तन आए और देश में क्या क्या परिवर्तन आए, उन सब के बारे में हंटर जी ने समीक्षा की थी। तो हंटर जी की शिक्षा जानेंगे, उसके पहले हम जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ। उनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1830 में। और कहाँ पे हुआ, में। और उनकी डेथ कब हुई, डेथ हुई थी 6 फरवरी 1900 में, इंग्लैंड में थी। राष्ट्रीयता इनकी इंग्लिश की। इनकी एजुकेशन हुई थी ग्लासगो एकेडमी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में ही है।
के बाद हम मैम जानेंगे आवाज कि थोड़ी सी हंटर ब्रेक हो रही है। कमीशन। यस मैम। मैम आपकी हाँ? आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, आवाज देखिए। ब्रेक अच्छा, हो रही है अब आ मैम। रही है? हाँ मैम आ रही है। अभी आ रही नहीं? क्लियर आवाज नहीं आ रही है? नहीं अब आ रही है, अब आ रही है। आवाज क्लियर है? अब आ रही हाँ है? मैम, हाँ मैम अभी क्लियर है। ठीक ठीक। यस मैम क्लियर है। तो मैंने हंटर कमीशन का के गठन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, कमीशन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबसे पहले हम जानेंगे जो 1854 का वुड का घोषणा पत्र और 1882-83 में जो हंटर आयोग गठित हुआ, उसके बीच में लगभग 28 वर्ष की अवधि थी। इस 28 वर्ष की जो अवधि थी, इसके बीच में क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई, तो इसके बाद 1858 में जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसकी जो पकड़ ढीली होने लगी, और इसके बाद जो उसकी बागडोर थी, देश की बागडोर जो चली गई थी ब्रिटिश सरकार के हाथ में, और ब्रिटिश सरकार के हाथ में जाने के बाद इस पर शासन महारानी का होने लगा। महारानी इस पर शासन करने लगी। तो महारानी के शासन के बाद महारानी ने ये सोचा कि जब ये क्रांति चल रही है और जो देश के लोग हैं वो अब जागरूक हो चुके हैं, तो जो हमारी पहले की जो नीतियां थी उस पे लोग विचार करेंगे, और हमारी जो नीतियां थी उसको उतने अच्छे से हम लागू नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से हम लागू कर पा रहे थे। तो अपने बारे में जागरूक होने लगे थे। तो इसी विषय में वुड के घोषणा पत्र में भी बोला गया था कि जो भारतीय भाषा है उसको प्रोत्साहन मिले, और जो भारतीय साहित्य है और विद्यालय है उनको भी प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ अंग्रेजी को भी बढ़ावा देना था। तो अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए और अंग्रेजी को माध्यम बनाने के लिए उसका भी प्रचार प्रसार करने के लिए भारत में बल दिया गया, क्योंकि जो मिशनरी स्कूल थे वो भी ईसाई धर्म के प्रसार और प्रचार के लिए आगे आ रही थी। तो दोनों ही चीजों को साथ में लेके सरकार को चलना था। तो सन 1859 में तो वहाँ के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड स्टैनले, उनके द्वारा भी एक विवरण पत्र दिया गया। ये एक आयोग क्या था, उन्होंने अपना एक छोटा सा विवरण दिया था कि अगर भारत में भारतीय भाषा को लेकर और भारतीय हित और विद्यालय उनको बढ़ावा दिया जाए तो जो वहाँ के लोग होंगे वो हमसे संतुष्ट होंगे और विद्रोह थोड़ा सा कम कर देंगे। तो इस पे भी विचार किया गया। उसके बाद जो शिक्षा प्रथा कर भी लागू किया जाने लगा। के बाद हम जानेंगे कि हंटर आयोग का जो संगठन था वो कैसे हुआ और इसकी अवधि क्या थी। तो जो हंटर आयोग का जो संगठन हुआ उसमें कुल कितने 20 सदस्य थे। उन 20 सदस्यों में जो अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर, और जो सचिव थे वो बीएस राइस थे, और जो इसमें 6 सदस्य थे वो भारतीय थे, भारतीय मूल के सदस्य थे, और इसमें 3 जो सदस्य थे वो सरकार के मतलब जो जो वो अंजना अंजना थोड़ा सा कमरा तुमने बंद तो नहीं कर लिया? बहुत ज्यादा आवाज, क्या सिग्नल्स की थोड़ा इशू है? आवाज थोड़ा भरभरा जा रही है बीच बीच में। यस मैम। मैम फैन ऑन है, थोड़ा बंद सा कर दे रहा है, फैन ऑन है। नहीं, फैन से तो नहीं हो रहा होगा। खैर मैम ये नेटवर्क इश्यूज है, ये फैन से नहीं हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। मुझे भी नेटवर्क इशू लग रहा है।
अगर तुमने बच्चों से बचने के लिए पूरे सब बंद कर लिया, एयर टाइट कर लिया कमरा, तो थोड़ा सा देखो जरा। हाँ, चलो चलो चलो, शाबाश। मैम अब आ रही है? मैम आवाज आ रही क्लियर है, है? आ रही है, आ रही है, हाँ अब आ रही है, अच्छा, क्लियर आ रही है। तो जो इसमें जो 20 सदस्य थे, 20 सदस्य में 6 जो सदस्य थे वो भारतीय मूल के थे। इनमें से एक थे आनंद मोहन बोस, दूसरे सैयद महमूद, मतलब कि इसमें सभी पूर्व से लेके मतलब उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम सभी जगह के जो सदस्य थे उनको लिया गया था। जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे थे उन सभी सदस्यों को लिया गया था। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि आनंद मोहन बोस, और जो मुस्लिम है सैयद महमूद, भूदेव मुखर्जी, काशी तेलंग, पी रंगारंग मुदालियर, महाराजा जितेंद्र मोहन ठाकुर एवं हाजी गुलाम मोहम्मद। ये जो 6 सदस्य थे ये भारतीय मूल के थे, और जो 3 सदस्य थे वो सरकार के द्वारा कृपा पात्र थे। इसके बाद जो ये आयोग का गठन तो हुआ, और गठन के बाद जब ये पूरा प्रतिवेदन बना तो ये प्रतिवेदन पूरा विस्तृत 600 पन्नों का था। एक ये जो प्रतिवेदन आया वो 600 पन्ने का था, और ये मार्च 1883 में पूरा जो प्रस्तुत किया गया वो 1883 में था। और इसका जो गठन हुआ था वो 3 फरवरी 1882 को इस प्रतिवेदन को इस प्रतिवेदन को बनाने के लिए बात की गई, और मार्च 1883 में ये प्रतिवेदन बन के पूरा तैयार हुआ। और इसमें जो शिक्षा के सभी क्षेत्रों और सभी स्तरों पक्षों, जैसे कि मैंने पहले विषय सूची में बताया सारी चीजें कि प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर, साथ ही साथ स्त्री के बारे में भी और पिछड़े क्षेत्रों के बारे में भी, और मुस्लिमों की शिक्षा के बारे में भी, सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पर शिक्षा के उन्नयन की बात की गई। के बाद हम जानेंगे कि हंटर आयोग के क्या उद्देश्य थे। हंटर आयोग के उद्देश्य के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो वहाँ की उस समय की जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के बारे में जानेंगे कि जैसे 1857 के बाद जो लोग थे वो जागरूक हो चुके थे और शिक्षा के प्रति भी धीमे धीमे जागरूक होने लगे थे। उसी समय में जो शिक्षा के लिए जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया वो थे ज्योतिबा फूले जी। उन्होंने भी शिक्षा के विषय में विशेष कार्य किया, और साथ ही साथ सबसे पहले तो प्राथमिक स्तर पर भी उन्होंने बोला कि शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। तो उसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए 1880 में जो प्राथमिक शिक्षा थी वो अनिवार्य रूप से लागू की गई। ब्रिटेन में 1880 में प्राथमिक शिक्षा थी अनिवार्य रूप से लागू की गई। इसी क्रम में जब ब्रिटेन में ये प्राथमिक शिक्षा लागू की गई, अनिवार्य की गई, तो सरकार ने सोचा कि अगर हम भारत में भी इस चीज़ को लागू करेंगे तो लोग हमसे प्रभावित होंगे। तो प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की बात की गई, और साथ ही साथ जो वुड डिस्पैच था उसकी समीक्षा भी करने की बात की गई, और जो प्राथमिक शिक्षा की जो स्थिति उस समय चल रही थी उसका भी अध्ययन करने की बात की गई, और यही इसका उद्देश्य भी था। और इसके साथ साथ जो मिशनरियां थी, मिशनरियों का जो प्रभुत्व उस समय था वो कम होने लगा था। इससे पहले हंटर आयोग से पहले जो मिशनरियां थी उनका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था, और वो भारत में ईसाई धर्म के प्रसार प्रचार के लिए बहुत ज़्यादा काम करती थी। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार का गठन हुआ तो उस समय जो ईसाई मिशनरी स्कूल थे उनका जो
प्रभुत्व था वो धीमे धीमे कम होने लगा। तो प्रभुत्व जब धीमे धीमे कम होने लगा तो 1880 में जो वहाँ के नए गवर्नर जनरल बनेंगे थे लॉर्ड रिपन, तो जो ईसाई मिशनरियाँ थी वो लॉर्ड रिपन के पास गई। तो लॉर्ड रिपन के पास गई तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की परिस्थितियां आ जाएंगी तो हम अपनी शिक्षा का प्रसार ईसाई धर्म का प्रसार ईसाई शिक्षा का और ईसाई धर्म का प्रसार और प्रचार नहीं कर पाएंगे। तो ब्रिटेन में जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की को गठित किया गया ईसाई मिशनरियों के द्वारा ब्रिटेन में ये गठित किया गया। तो वो लोग लॉर्ड रिपन से मिलने आए और उन्होंने अपनी शिक्षा को भी उसमें जोड़ने के लिए बात की। तो उन्होंने विचार किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ ये आपसे वादा नहीं कर सकता हूँ कि मैं इस बारे में भी सोचूंगा। उन्होंने ये इस ईसाई शिक्षा के विषय में मौन थे। उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ मैं इसको लागू करने के लिए बात करूंगा। वो सिर्फ भारतीयों के हित के विषय में ही बात करने की बात कर रहे थे, क्योंकि अगर भारतीयों के अहित की बात होगी तो जो उनका प्रभुत्व होगा वो भी धीमे धीमे कम होने लगेगा और जो लोग थे वो लोग भी अपने बारे में जागरूक थे, तो वो उनकी बातों को सुनने का अब प्रयास नहीं कर रहे थे। तो उद्देश्य क्या क्या थे वो हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि जो हंटर कमीशन के क्या क्या कार्य होने थे, क्या क्या कार्य हंटर कमीशन को करने थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उनका क्या कार्य था? सॉरी मैम, 2 मिनट। नहीं अंजना, वेरी गुड वेरी गुड। तुम क्वेश्चंस ले रही हो ना बीच में? यस मैम, यस मैम। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। दिस इज लाइक परफेक्ट टीचर। तो हंटर कमीशन के जो कार्य थे उन कार्यों के बारे में हम जानेंगे कि 1854 का जो वुड का घोषणा पत्र था, उनकी नीतियों एवं सिद्धांतों को अब किस प्रकार लागू किया जाएगा। हंटर कमीशन वुड के घोषणा पत्र की समीक्षा करेगा, तो उन समीक्षा के अंतर्गत वो किन किन चीजों को आगे लाएगा और किन किन चीजों के बारे में उसमें कार्य करेगा। तो इसमें नेक्स्ट है कि घोषणा पत्र का उसकी नीतियां जो भी थी उसके अध्ययन के बारे में और इसमें जो अपेक्षित सुधार, उन सुधारों के बारे में भी सुझाव देना था। नेक्स्ट है कि क्या वुड का जो घोषणा पत्र था उसकी जो सिफारिशें थी उसको आगे लागू किया जाए या नहीं किया जाए। उनके घोषणा पत्र में जो सिफारिशें दी गई थी उन सिफारिशों में क्या अच्छाइयाँ थी और क्या कमियाँ थी। उन कमियों के आधार पर बताया गया कि उस जो वुड के घोषणा पत्र था उसको आगे भी लागू किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। और उसके क्या कार्य थे कि प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए क्या सुझाव दिए जाए, कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए, उसमें सभी को जोड़ा जाए, सभी जो बच्चे थे प्राथमिक शिक्षा के लिए उनको तैयार किया जाए और उनको अभिभावकों को बताया जाए कि प्राथमिक शिक्षा की क्या अनिवार्यता है बच्चों के लिए। इसके विषय में भी सुझाव दिए। फिर भारत में विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की जो वर्तमान में क्या स्थिति है, विद्यालय कैसे हैं, विद्यालय का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, विद्यालय में टीचर्स हैं या नहीं हैं, और बच्चे जो हैं बच्चों के बैठने की व्यवस्था कैसी है, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये सारी जो विद्यालय के बारे में स्थिति थी उस वर्तमान समय में, उस स्थिति को जानने का प्रयास करना था और उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं उसके बारे में भी उपाय ये हंटर कमीशन थे। इसके बाद नेक्स्ट है कि
भारत में शिक्षा के प्रसार व प्रचार के लिए जो मिशनरी विश्वविद्यालय थे उसके संबंध में सरकार कौन सी नीति अपनाएगी? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो ईसाई मिशनरियां थी वो भी लॉर्ड रिपन के पास गई अपना प्रतिवेदन लेके कि जो हमारी ईसाई धर्म के शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए भी कुछ कार्य कीजिए, क्योंकि हम ऐसे हमारी जो ईसाई मिशनरियां हैं वो सभी बंद हो जाएंगी। तो सरकार को ये भी लगा कि उनके विषय में भी कुछ करना चाहिए। तो उनके विषय में क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में भी कुछ नीतियां बनाने के लिए हंटर कमीशन को ये कार्य सौंपा गया। इसके बाद सहायता अनुदान प्रणाली के विषय में जांच करना कि सहायता अनुदान प्रणाली जो है उस पे कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कार्य हो भी रहा है तो किस प्रकार हो रहा है, सहायता अनुदान दिया भी जा रहा है कि या फिर सिर्फ वो कागजों पर ही है, और जिनको जरूरत है उनको दिया जा रहा है, या फिर ऐसे ही जो उनके कृपा पात्र लोग हैं उनको सहायता अनुदान दिया जा रहा है। ये सारे विषयों पर जांच करना और उनमें अपेक्षित सुधार के सुझाव दिए गए। नेक्स्ट है हंटर आयोग की क्या क्या संस्तुतियां थी और किन किन विषयों पर संस्तुतियां थी। तो हंटर आयोग की जो संस्तुतियां थी, तो सबसे पहले जो वुड का घोषणा पत्र था उसके विषय पर विचार करना था कि वुड के घोषणा पत्र के अंतर्गत जो शिक्षा के विषय में क्या क्या संस्तुतियां दी गई, किन किन विषयों पर संस्तुतियां दी गई, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो कितना हुआ और किस प्रकार हुआ, सभी क्षेत्रों में हुआ या फिर कुछ क्षेत्रों में हुआ। ये सारी चीजें इस पर विचार किया गया और इसकी समीक्षा करना ये हंटर आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत था। के बाद प्राथमिक शिक्षा के विषय में क्या सुझाव देने थे, माध्यमिक स्तर, उच्च शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, स्त्री शिक्षा, पिछड़े वर्ग, पिछड़े क्षेत्र और धार्मिक शिक्षा और मिशनरियों की शिक्षा के बारे में, इन सभी क्षेत्रों में क्या क्या सुझाव दिए गए। नेक्स्ट है हम इन पॉइंट्स के बारे में कि वुड के घोषणा पत्र पे विचार किया गया। वुड के घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें थी उन पर विचार किया गया। तो सबसे पहले था कि प्राथमिक शिक्षा के सम्यक प्रसार के लिए उसका संचालन नगर पालिका एवं जिला परिषद तथा स्थानीय प्रशासनिक संस्थानों द्वारा किया जाना चाहिए। वुड के घोषणा पत्र में ये उल्लिखित किया गया कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो नगर पालिका एवं जिला परिषद जो स्थानीय प्रशासनिक संस्थान हैं उनके द्वारा किया जाना चाहिए। सरकार जो सरकार है उसका इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। जो नगर हैं और जो जिला परिषद के सदस्य हैं उन पे ही ये जिम्मेदारी होगी कि प्राथमिक शिक्षा के विषय में उन्हें किस तरह से और क्या क्या कार्य करने हैं। के बाद नेक्स्ट है माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व निजी संस्थानों को सौंप दिया गया। जो धनाढ़ वर्ग के लोग थे और जो सरकार के कृपा पात्र थे और जो पहले से ही विद्यालयों का संचालन कर रहे थे, उन्हीं को माध्यमिक और उच्च शिक्षा का दायित्व दे दिया गया। सरकार का बस ये दायित्व था कि वो समय समय पर उसको अनुदान देगी और बाकी चीजें जो भी उसकी कार्य प्रणाली है या उन जो विद्यालय हैं उनको किस तरह से संचालित करना है, ये सारी चीजें सरकार ने जो निजी संस्थान थे उनको सौंप दी। के बाद सहायता अनुदान व्यवस्था को और अधिक सरल, व्यवहारिक एवं उदार बनाया जाना चाहिए जिससे शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जा सके। जैसे बताया गया कि माध्यमिक और उच्च शिक्षा का दायित्व निजी संस्थानों को दिया जाए। तो जब निजी संस्थानों को दिया जाएगा तो निजी संस्थान जो होंगे तो जो शिक्षकों को अपने अकॉर्डिंग ही
वेतन देंगे, वो अपना फायदा देखेंगे और शिक्षक जो होंगे उनको अच्छी तरीके से वेतन नहीं देंगे। इस चीज़ों को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या बोला कि जो वो सहायता देगी, तो वो सहायता जब देगी तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के देगी कि जो शिक्षक हैं उनको अच्छा वेतन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, इस बारे में सारी चीज़ों को जानेगी। तभी जो माध्यमिक और उच्च शिक्षा को वो अनुदान प्रदान करेगी। सारी चीज़ों को जानने के बाद कि वो जो वहाँ के टीचर्स हैं उनको अच्छा वेतन दे रही है या नहीं, या जो वहाँ के विद्यालय हैं विद्यालयों पे कुछ काम कर रही है या नहीं, या फिर वो अपने ही सिर्फ स्वार्थ के लिए विद्यालयों को खोल दिया है और जो विद्यालय के विद्यार्थी हैं या टीचर्स हैं जो या फिर विद्यालय का जो भी वातावरण है या स्ट्रक्चर है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको अच्छे से बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो सहायता अनुदान की प्रणाली का विषय रखा, तो उसमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तब सहायता देने का प्रावधान रखा। उसके बाद है छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए विद्यालयों में पर्याप्त सुविधाएं जुटाई जा सकें। तो जो बोर्ड के घोषणा पत्र में ये भी चीज़ बोली गई कि जो छात्रों के शैक्षिक विकास है, शैक्षिक विकास का मतलब कि वहाँ पे विद्यालय में जो टीचर्स हैं, टीचर्स की व्यवस्था है या नहीं है, और जो टीचर्स हैं वो परंपरागत टीचर्स ही नहीं है, क्योंकि उस समय पे जो टीचर्स हुआ करते थे, टीचर्स जो थे तो वो बनाए जाते थे ब्राह्मण कुल के। इन चीज़ों को थोड़ा सा बोलने में वो है, लेकिन वो उस समय की मांग थी, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं वो जो शिक्षा का कार्य है वो अच्छे से कर पा रहे हैं, और जो वैश्य हैं वो उनका काम सिर्फ व्यापार करना है। उस समय पे ये प्रणाली ज़्यादा प्रचलित थी। इसीलिए तो जो छात्र थे उन छात्रों में कि वही परंपरागत रटने की प्रणाली है, छात्रों को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो विद्यालय में उस तरीके की सुविधाएं हैं या नहीं है, जो पुस्तकें हैं वो हैं या नहीं है, या बैठने का जो साधन है वो है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया गया। आप जानेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के विषय में क्या क्या संस्तुतियां दी गई। तो प्राथमिक शिक्षा के विषय में जो संस्तुतियां दी गई उसमें सबसे पहले था कि प्राथमिक शिक्षा की क्या नीति होगी, कैसी नीति होगी, प्राथमिक शिक्षा कैसे अपनाई जाएगी, किस माध्यम से अपनाई जाएगी, तो इस बारे में विचार किया गया। के बाद प्राथमिक शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य होंगे, प्राथमिक शिक्षा की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे की जाएगी, मतलब प्राथमिक शिक्षा जो भी दी जाएगी वो किस प्रकार किस माध्यम से किन किन लोगों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का संचालन किया जाएगा, इसके बारे में संस्तुति दी गई। फिर प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होगा और वित्तीय प्रबंधन कैसे किया जाएगा, शिक्षा का माध्यम का क्या होगा, और शिक्षक का जो प्रशिक्षण है, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक का प्रशिक्षण है वो किस प्रकार से दिया जाएगा, और जो स्वदेशी विद्यालय पहले से ही जो विद्यालय वहाँ पे विद्यमान थे उन विद्यालयों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए, ये बोर्ड के घोषणा पत्र में ये सारी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई। तो इसी जो संस्तुतियाँ थी उसी प्राथमिक शिक्षा की प्राथमिक शिक्षा की नीति के विषय में क्या बताया गया कि प्रत्येक व्यक्ति की जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो सामान्य जीवन की उपयोगी होगी, सामान्य जीवन के लिए उपलब्ध है
कि जो प्राथमिक शिक्षा की नीति होगी वो ऐसी होगी कि जैसे कि 3 आवर्स बोला जाता है कि उसको रीडिंग, राइटिंग और रीजनिंग से जीवित होगी, इसका मतलब है कि रीजनिंग और लिखना पढ़ना चाहिए। जो अगर कोई मजदूर वर्ग का भी है, अगर वो मजदूरी भी कर रहा है तो उसको जो वेतन मिल रहा है उस वेतन को वो गिनने के लायक हो सके, और जो जहाँ पे वेतन उसको मिल रहा है वहां पे वो अपना देख सके कि जो वेतन है मेरा, पेपर पे जो वेतन लिखा हुआ है उस वो ही वही वेतन हमको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से ये सारी चीजें जो व्यक्ति के सामान्य जीवन के लिए उपयोगी है, इस तरीके से जो व्यक्ति है उसको प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा है कि सरकार को इसके सभी पहलुओं पर पूरा ध्यान देना चाहिए और इसके प्रसार प्रचार के लिए समय समय पर हर संभव प्रयास करने चाहिए। तो जो सरकार है प्राथमिक शिक्षा के बारे में तो बोला गया था कि 1880 में जैसे कि ब्रिटेन में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी, तो वही प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता सभी जगह पर लागू हो रही है या नहीं हो रही है, इसका भी ध्यान देना। और प्राथमिक शिक्षा के जब प्रसार किया जाएगा, जब उसका प्रसार किया जाएगा, अभिभावकों को जब पता चलेगा ये सारी चीज़ों को और निशुल्क भी शिक्षा दी जा रही है, तो जो अभिभावक होंगे तो इसके लिए प्रेरित होंगे। तो समय समय पर उसके हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। और जो प्राथमिक शिक्षा है उसको लागू करने के लिए क्या क्या कार्य किए जाएंगे इस बारे में नीतियां बनाई गई। इसके बाद है कि प्राथमिक शिक्षा को केवल आगे की कक्षाओं में प्रवेश की तैयारी के रूप में ना लेकर उसे सामान्य शिक्षा की भर्ती प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसमें बोला गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है, तो जो बालक है तो प्राथमिक शिक्षा वो ऐसी ना ले कि वो सिर्फ आगे की कक्षाओं में जाने के लिए ही तैयार हो। जैसे कि गांव के बच्चे उस टाइम पे होते थे तो बीच में ही उनको विद्यालय छोड़ना पड़ता था। बीच में विद्यालय छोड़ना पड़ा तो उसने कुछ भी जो पढ़ा या जो भी रटा, तो रटने के बाद वो सारी चीजों को भूल गया। भूलने के बाद अगर वो अपने खेत में काम कर रहा है या कोई भी मजदूरी कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, तो वो जो उसकी शिक्षा थी वो उस जगह काम नहीं आई। लेकिन प्राथमिक शिक्षा ऐसी हो जो अगर उसकी बीच में पढ़ाई रुक भी जाए तो जो उसने पहले पढ़ा हुआ है सारी चीजें वो अपने जीवन में आगे उसको लागू कर सके। तो ऐसी प्राथमिक शिक्षा हो, ना कि आगे की कक्षाओं में जाने के लिए सिर्फ एक तैयारी के रूप में हो। ऐसी प्राथमिक शिक्षा की नीतियों को बताया गया। जो धनाढ़ वर्ग के विद्यार्थी थे वो तो आगे पढ़ जाते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा था कि उस समय का वातावरण या हम परिस्थिति ऐसे कह सकते हैं कि जो विद्यार्थी थे ना चाहती हुए भी उन्हें बीच में ही अपनी जो कक्षाएं थी उनको छोड़ना पड़ता था और आगे की पढ़ाई करने में वो सक्षम नहीं हो पाते थे। तो इसी क्रम में बताया गया कि बच्चा जिस भी क्लास में हो, जिस भी कक्षा में हो, वो ऐसी शिक्षा ले कि वो उसको अपने जीवन के बारे में काम करने के लिए उसको प्रेरित कर सके। सिर्फ आगे क्लास आगे नई कक्षा में जाने के लिए ही वो प्रमोट ना किया जाए, बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसको प्रमोट किया जाए। ऐसी प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों के समुचित विकास के लिए इस स्तर पर उन विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए जो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने योग्य बना सके। जैसा कि हमने अभी पहले ही बताया कि मतलब शिक्षा उनको ऐसी मिले, उन विषयों का उसमें अध्ययन किया जाए जिससे वो अपने पैरों पे
खड़े हो सकें या मतलब अपनी जीविका को चला सकें, इस तरीके के विषय होने चाहिए। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा छात्रों को प्रचलित भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। तो जो प्राथमिक शिक्षा है जो पहले से ही चली आ रही थी अंग्रेजी शिक्षा में, अंग्रेजी भाषा में जो शिक्षा चली आ रही थी उस शिक्षा को अब जो वहाँ की मातृभाषा है, लोगों की मातृभाषा है, उस भाषा में देने की बात की गई। ऐसी नीतियों का निर्धारण किया गया कि जो विद्यार्थी है वो प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में ले सके। जना यस मैम। हाँ, पुरानी स्लाइड में चलो, बस यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे फिर तुम क्वेरीज ले लो, क्योंकि फिर वो टाइम 10 मिनट का टाइम क्वेरीज के लिए रखो। पिछली स्लाइड पे चलो, उसमें मातृभाषा की बात नहीं है, प्रचलित भारतीय भाषाओं की बात है ना? जी जी। हाँ, चलिए फिर आप ना जितना आपने पढ़ाया है मैं थोड़ा सा बता दूं। जितना पढ़ाया अंजना ने बहुत अच्छा पढ़ाया। हंटर कमीशन पहले भी एक स्टूडेंट पढ़ा चुका है। कौन किसने पढ़ाया था? मैम राजनारायण। राजनारायण ने पढ़ाया। राजू ने भी ठीक पढ़ाया होगा, जैसे राज को मैं जानती हूँ, लेकिन अंजना ने बहुत अच्छा पढ़ाया। बोलने का तरीका हाँ जी, बोलने का तरीका आप देखिए, थोड़ा सा बोलने में परिपक्वता है। जैसे मैं बोलती हूँ कि शब्दों को चबा चबा करके आराम से। तुम माइक ऑफ कर लो अंजना। ओके मैम। शब्दों को आराम से चबा चबा करके बोला जाए, अगर धीरे धीरे से विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए, तो आपका शिक्षण या फिर प्रेजेंटेशन प्रभावशाली हो जाता है। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब पूरी क्लास को मैं इनवाइट कर रही हूँ, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अंजना से अप टिल जितना उसने पढ़ाया है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है, या मैं कुछ क्वेश्चन करूं? हाँ, वैसा वर्षा भी हो सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रिटेन में जो ईसाई मिशनरियां थी, तो उन्होंने किसका गठन किया था, किसके माध्यम से अपने जो शिक्षा का प्रसार प्रसार था उसको करने के लिए सरकार के पास गए थे। जो उन्होंने एक संगठन गठित किया, उसका नाम क्या था? कोई बता सकता है उसका नाम क्या था? अभी मैंने बताया था ईसाई मिशनरियों ने एक संगठन बनाया था अपना, अपने शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए। अब इनको मल्टीपल चॉइस दो। पूरी क्लास ऑन करके गायब है, इसीलिए मैं कहती हूँ बीच बीच में मुझे विजुअल्स दिखाइए, कौन है कौन नहीं है। देखिए इतना इफेक्टिव मैनर में मैम ने पढ़ाया, और आप लोगों के रिजल्ट्स देख लीजिए। अंजना देखिए, आप दोनों पे क्वेश्चन मार्क हो जाता है। अगर क्वेश्चन के आंसर्स नहीं आते तो दोनों पे क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। एक तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो स्टूडेंट्स पे है, जबकि इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। क्या समझाने वाला था? किसी भी कमीशन ने क्या संस्तुतियां दी है उसी को तो पढ़ा जाएगा कि ये संस्तुति, ये संस्तुति, ये संस्तुति, ये संस्तुति, है ना? उसको सुनना है, याद करना है, उसमें समझने की कोई बात इतनी इंग्लिश शब्दावली भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को जो है क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है, लेट मी सी। सब अपना माइक ऑन करें तुरंत, देखें। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। इसका मतलब सुन तो सभी रहे हैं, सुन सभी रहे हैं, इसका मतलब सभी है ना? लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं सुनी ध्यान से, प्रेजेंटेशन नहीं सुनी ना, दोबारा दोबारा करवाई जाए प्रेजेंटेशन। हाँ मैम, बस वो नाम नहीं याद आ रहा संगठन का। सुना है। पता नहीं था कि ये क्वेश्चन आएगा, तो बिल्कुल दिमाग से निकल गया। चलिए, थोड़ा सा हमारे पास टाइम का बाउंडेशन है, वर्चुअल क्लासेस है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मीट, अगली मीट का टाइम और मैसेज हमारे पास आ चुका है, तो हम लोगों को इस चीज को भी ऑनर करना चाहिए, टाइम को ऑनर करना चाहिए।
टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग। दर्शिका, प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली प्रेजेंट नहीं हो। मैम दोनों तरीके से, हाँ तो लेकिन फिर ये बिल्कुल दिमाग से ही निकल गया कि यही क्या तो बात है, सिविल की तैयारी कर रही है और फिर ये हाल है। बताइए, मैम तरीके से गलत मैं यानी बता इस दे रही तरीके हूँ। से। मैम आप आप लोग इन सुन, लोग आप पीपीटी शेयर कर लेंगी तो फिर एक टेस्ट ले लीजिएगा, जी, मैं अब है ना? अभी सिर्फ आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दे रही हूँ कि वो जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इस संगठन को गठित किया गया था, जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। थैंक यू दी। ठीक है। और इस तरीके से अगर Thank आप you, पूछने लगे, आप लोगों को प्रेजेंटेशन करते वक्त क्वेश्चंस पूछने का अधिकार अंजना सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एमएड कर रहे हैं। बकाया किसी भी आप सब्जेक्ट के होते तो प्रेजेंटेशन करने के बाद आप क्वेश्चन पूछने के हकदार नहीं है, तो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन। जस्ट बिकॉज कि आप एमएड कर रहे हैं, आप टीचर्स बनने वाले, इसलिए आपको क्वेश्चन पूछने का हक है। ठीक है। सो फाइनली अल्टीमेटली अगेन आई विल से कि अंजना का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। अंजना, congratulations and you will continue your class tomorrow. कल आप इसको दोबारा मींस थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे। And Okay, ma'am. with this we complete today's class and now I will end the meet. Thank you, students. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।